अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, घोसी का चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अलर्ट मोड पे आ गई है। उत्तर प्रदेश में जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है जातियों का गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी अब उसमें नया प्रयोग करना चाहती है। लेकिन घोसी चुनाव के आए परिणामों ने उत्तर प्रदेश के राजनीति में जातिगत ताने बाने को छिन्न भिन्न किया है, जातिगत समीकरणों को ध्वस्त भी किया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कुछ नई माइक्रो प्लानिंग करने जा रही है और उसका मुकाबला इंडिया अलायंस से है। घोसी का चुनाव उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस ने मिलकर लड़ा और एनडीए गठबंधन ने भी मिलकर लड़ा, लेकिन इंडिया अलायंस भारी पड़ा घोसी पर। और विशेष तौर पर जिक्र आ रहा है अपर कास्ट के वोट बैंक के साथ साथ ओबीसी और दलित समाज के वोट। बीजेपी की अब ये चिंता है और बीजेपी इंडिया अलायंस के इस नए समीकरण से जो जातियों पर बहुत हद तक निर्भर है उससे निपटेगी कैसे। आज की हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश की बदलती हुई सियासत है। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश में जब से घोसी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिली है, उसने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। ओबीसी वोट उत्तर प्रदेश में 55% से अधिक आकलन किया गया। हालांकि इसका कोई एग्जैक्ट ऑफिशियल डेटा नहीं है, लेकिन एक औसत माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में 50 से 55% का ओबीसी वोट है और ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। घोसी के चुनाव ने पहले के स्थापित कई समीकरणों को बदला है। पहले के स्थापित से मेरा तात्पर्य 2014 के बाद की राजनीति का है। 2014 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों में या फिर शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी में हो या फिर अपर कास्ट में, भारतीय जनता पार्टी कमोबेश हर जातियों में उसका अपर हैंड रहा है। उत्तर प्रदेश और जाति एक दूसरे से बंधे हुए हैं, लिहाजा यूपी में जाति की राजनीति होती है। अगर कोई इससे इनकार करे तो मानिए कि वो गलत कह रहा है। यूपी में जातियां बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। तो घोसी के चुनाव से बीजेपी ने कुछ सबक लिए हैं। सबक ये लिए हैं कि उसको ओबीसी और दलितों पर फोकस करना है। तो क्या करने जा रही है बीजेपी, क्योंकि वो तो 80 सीट जीतने का दावा करते हैं। तो घोसी के बाद उनके लिए संकेत क्या हैं? पहला संकेत यह कि बीजेपी प्रयागराज में ओबीसी समाज का एक महाकुंभ करने जा रही है। आपके मन में प्रश्न आएगा कि क्यों करने जा रही है? दरअसल यही 55% वोट उत्तर प्रदेश में ये तय करेगा कि किस पार्टी को यूपी से अधिकांश सीटें पार्लियामेंट के लिए मिलेंगी। 55% इस ओबीसी कम्युनिटी के वोट शेयर पे मेजॉरिटी शेयर है यादव कम्युनिटी के पास, कुर्मियों के पास, मौर्य शाक के कुशवाहाओं के पास, उसके बाद विश्वकर्मा, पाल, गड़रिया और भी अदर कम्युनिटीज़ हैं ओबीसी में, राजभर भी है, निषाद भी हैं, ये कम्युनिटी भी हैं। लेकिन डोमिनेटिंग कम्युनिटीज़ के काफ़ी अधिकार हासिल है, काफ़ी राजनीतिक ताकत भी है और इनमें से 3 कम्युनिटी ओबीसी समाज में बहुत ताकत में है, राजनीतिक रूप से बहुत जागृत भी हैं और उनके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं। यादव कम्युनिटी, कुर्मी और मौर्य कुशवाहा समाज। अब बीजेपी का मकसद ये है कि ये इनसे छिटकने ना पाएं। तो जो नॉन यादव ओबीसी वोट हैं उनको कैसे रोका जाए, पहला विषय। दूसरा, शेड्यूल्ड कास्ट समाज के मतदाता, जिसको बीएसपी यानी मायावती का मतदाता कहा जाता रहा है। ये माना जाता था कि प्रदेश और केंद्र सरकार की स्कीमों के चलते बीएसपी अगर मैदान में नहीं है तो बीजेपी उनका स्वाभाविक दूसरा विकल्प है। लेकिन घोसी ने इस मिथक को तोड़ा है। तो बीजेपी की दूसरी कोशिश है कि किस तरह से दलित वोट रोका जाए। अब घोसी चुनाव जीतने के बाद इंडिया अलायंस की तैयारी ये है कि यहाँ जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं उन एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया जाए। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में एक आड़े आ रहा है बीएसपी का वोट शेयर। 12.5% का कमिटेड वोट शेयर बीएसपी के पास होना यह इंडिया अलायंस के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि बीएसपी का इंडिपेंडेंट प्रत्याशी अगर उतरा तो ये इंडिया अलायंस को नुकसान करता है और जब वो नहीं उतरता उन्हें फायदा करता है। घोसी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने मायावती को लेकर कुछ सॉफ्ट बयान दिए और उनको इंडिया अलायंस में इनवाइट करने की बात भी कही। लेकिन मायावती स्पष्ट कर चुकी हैं ना एनडीए ना इंडिया। तो ऐसे में इंडिया अलायंस के पास विकल्प क्या बचते हैं?
और अभी सीटों के बंटवारे का मुद्दा भी इस अलायंस में फंसा हुआ है। और बीजेपी जितनी एग्रेसिवली उत्तर प्रदेश में अब एक्टिव होने जा रही है, उससे ये प्रतीत होता है कि इंडिया अलायंस के लिए भी आने वाले वक्त में घोसी जैसे ही केक वॉक नहीं मिलने वाली है। तो क्या होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में? तो ये होने जा रहा है कि बहुत बड़ा राजनीतिक संग्राम होने जा रहा है। तो क्या राजनीतिक दल इसके लिए तैयार हैं? तैयारियां अभी स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन बीजेपी बहुत आक्रामकता के साथ ओबीसी और शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी की ओर रुख कर रही है, क्योंकि घोसी से उसने यही संदेश पकड़ा है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। पहले आए आप कुछ बयान सुन लें, फिर मैं गेस्ट से परिचय कराऊंगा और इस डिबेट को प्रारंभ करते हैं। और समाज में अलग अलग वर्गों में हमारी पार्टी के मोर्चे प्रकोष्ठ अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये रूटीन प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में पिछड़ा वर्ग मोर्चे ने एक कार्यक्रम तय किए हैं, तो वो पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी उस समाज में हमारी पार्टी ने जो जो काम किए, हमारी सरकारों ने जो जो काम किए, उन्हें लेकर जनता के बीच में जाए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के वोटर, ओम प्रकाश राजभर के नेता, ओम प्रकाश राजभर के मतदाता को दुनिया बदल सकती है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी के सिपाही को कोई महिला बदल नहीं सकता। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बीजेपी के इस मंत्र मोह जो उसने पास फेंका है उसमें नहीं फंसने वाला, और आने वाले 2024 के चुनाव में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पीडीए के रूप में इंडिया गठबंधन के साथ होगा। उनको अगर महाकुंभ करना है तो मेरा सुझाव है कि बेरोजगारों का महाकुंभ करो, बीमारों का महाकुंभ करो, भूखे लोगों का महाकुंभ करो, है लाचार लोगों का महाकुंभ करो, जिन लोगों के पास छत नहीं है उनका महाकुंभ करो। सरकार की जिम्मेदारी उनका महाकुंभ करने और उनकी समस्याओं का निदान करने की है। ये अगड़े पिछड़े के चक्कर में पड़ के बीजेपी सिर्फ समाज का और देश का नाश करने जा रही है। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राजेश चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आलोक शर्मा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मुझे दिल्ली से ज्वाइन कर चुके हैं। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं। आसिम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। प्रोफेसर डीआर साहू जी मेरे साथ मौजूद हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर हैं और जाने माने विश्लेषक भी हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। राजेश चौधरी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि अचानक से ये महाकुंभ का ऐलान, इसका कारण क्या है? क्या घोसी से आपने यही संदेश लिया है कि ओबीसी कम्युनिटी को जोड़ने के लिए आप इस तरह के आयोजन करेंगे? देखिए ब्रजेश जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि ये हमारा रूटीन कार्य है, हम इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके कार्यक्रम निरंतर जारी रहते हैं। इको आ रहा है कान में। हाँ, मैं ठीक करा रहा हूँ, आप बोलते रहें जी थोड़ा। और भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज की पार्टी है, सभी जातियों की पार्टी है, किसी वर्ग विशेष की नहीं है। कोई यादव प्राइवेट लिमिटेड पार्टी समाजवादी पार्टी की तरह तो यह है नहीं। अब एक घोसी के चुनाव को लेकर के इतने कयास लगाए जाएंगे, इतना आकलन किया जाएगा, वो करना जायज है। परिणाम हमारे अनुरूप नहीं आया। समाजवादी पार्टी की सीट थी, वो अपनी सीट बचाने में कामयाब रही, हम उसको समाजवादी पार्टी से नहीं छीन पाए। केवल इतना ही है। वोटिंग परसेंटेज की बात करेंगे तो 2022 में हमको 33% वोट मिला था उस सीट पर, और इस बार 37% वोट मिला है। तो वोटिंग परसेंटेज में आपने कहा कि ये सामान्य रूटीन कार्यक्रम है, पर ओबीसी का महाकुंभ करना ये कोई रूटीन काम है? देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो ओबीसी समाज की स्वाभाविक रूप से पार्टी है। हमारा परंपरागत वोट है। माननीय कल्याण सिंह जी से लेकर के आज तक आप देखेंगे जितना नेतृत्व तो हर समाज में, चाहे वो केशव मौर्य जी होंगे, स्वतंत्र देव सिंह जी होंगे जी, और हमारे अन्य नेता होंगे, सब समाज में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है। और जैसा आपने कहा कि बहुत बड़ा वर्ग ओबीसी समाज से आज ओबीसी समाज का है, तो किसी भी राजनीतिक दल के लिए यह स्वाभाविक प्रक्रिया है कि उसको जोड़ना चाहिए, उसको बचा करके रखना चाहिए और उसमें और इजाफा करना चाहिए। घोसी की हार के बाद आपने ओबीसी समाज के बीच जाएंगे। मोदी जी की जो नीति, देखिए रणनीति, हम चुनाव की तैयारी तो पहले से ही कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं हम। हमारी अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं जो लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत करते हुए हम कर रहे हैं। तो पहले से तय प्रक्रिया के तहत हम कार्यक्रम कर रहे हैं। अब इसमें ओबीसी समाज का सम्मेलन आ रहा है तो वो भी एक कार्यक्रम हो रहा है।
जी, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, यादव प्राइवेट लिमिटेड। क्या प्रॉब्लम है आपको इस कम्युनिटी से? कम्युनिटी से प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो कहता हूं अखिलेश यादव जी मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र हैं, उनके चाचा शिवपाल यादव हैं, धर्मेंद्र यादव हैं, डिम्पल यादव हैं, अक्षय यादव हैं, रामगोपाल यादव हैं, और ये सब परिवार है। इसके अलावा किसी दूसरे समाज को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ ना, घोषित करो कि आने वाले समय में हम इसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। कुशवाहा समाज को लाइए, सैनी समाज को लाइए, कुर्मी समाज को लाइए, गुर्जर समाज को लाइए, जाट समाज को लाइए। रोका किसने है? ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसलिए तो मैंने बोला है ये तो परिवार की पार्टी है। उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो आप क्यों तय करना चाहते हैं? ये तो उनकी पार्टी का मामला है। हम तय नहीं करना चाहते, हम ये जनता को बताना चाहते हैं सबको जी कि ये व्यक्ति की पार्टी है, परिवार की पार्टी है, एक वंश की पार्टी है, सब समाज की पार्टी है नहीं है। ये अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने वंश एक के और लिए प्रश्न करते हैं, है, किसी घोसी दूसरे समाज का के जो ऑब्जर्वेशंस हैं में नहीं है। घोसी के जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ये बताते हैं कि जो शेड्यूल्ड कास्ट समाज का वोट है, जिसको मायावती का या बीएसपी का परंपरागत वोटर कहा जाता है, उसका लॉयन शेयर समाजवादी पार्टी यानी इंडिया अलायंस के प्रत्याशी को मिला है। आप तो कह रहे थे कि ये सब वोट आपके हैं, लाभार्थी वर्ग आपने तैयार किया है, तो ये फिर उधर कैसे चले गए? अच्छा, स्वार टांडा में कहां चले गए? वहां तो हमारा प्रत्याशी जीता है, आजमगढ़ में तो हमारा प्रत्याशी जीता था, रामपुर में तो हमारा प्रत्याशी जीता था, ये भी तो उपचुनाव हुए थे। इसमें आपको वो समाज क्यों नहीं वोट दलित किया? वोट रहा होगा, वहां भी तो इसमें क्या ऐसा हो गया कि उसने आपको वोट नहीं किया? किसी एक मुद्दे के कारण से, अब इसी का तो हम मंथन कर रहे हैं कि हमारे अंदर क्या कमी पैदा हो गई जी। कौन सी बात ऐसी है कि हम जनता के मन की बात को नहीं समझ पाए और हम ये नहीं भाप पाए कि जनता किधर जा रही है, उसका हम मंथन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आलोक शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मुझे दिल्ली से ज्वाइन कर चुके हैं। आलोक जी, आपका बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों कुछ बदलाव हो रहे हैं, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर दोनों। घोसी से कांग्रेस ने क्या संदेश लिया, और दूसरा, क्या मायावती को लेकर इंडिया अलायंस में कोई विकल्प आपके पास हैं, कोई ऑफर आपके पास है, कोई प्रयास चल रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि मायावती जी से विभिन्न सूत्रों, विभिन्न चैनल्स के माध्यम से बातचीत चल रही है ब्रजेश जी, और कहीं ना कहीं वो सकारात्मक दिशा ले रही है। जिस समय पर सही अलायंस का समय होगा, उस समय पर अलायंस की हमें पूरी तरह से संभावना है। अजय राय जी की आज की स्टेटमेंट, आज का वक्तव्य इसी तरफ इशारा करता है, और मीडिया के माध्यम से पता भी चलता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी विभिन्न सूत्रों के माध्यम से उनके टच में है। और बीजेपी पूरी तरह से इस चीज़ को लेकर घबराई हुई है। बीजेपी हमेशा से ही, अब वो मन की बात करती हैं। अभी मेरे से पूर्व वक्ता महोदय कह रहे थे कि अब हम पता लगा रहे हैं कि कौन सी कमी रह गई। मन की बात और अहंकार की बात करने वाले लोग अक्सर पता नहीं लगा पाते हैं। जिस तरह से ये लोग तमाम राजनीति को केवल और जाति और धर्म में ही देखते हैं, जो इमारत इनकी राजनीतिक बनती है बीजेपी की, उसमें जातिवाद की ईंटें लगती हैं और धर्म का प्लास्टर होता है। आप देखिए, 2017 हो चाहे 2022 हो, पूरा का पूरा चुनाव जाति और धर्म के आधार पर इन्होंने लड़ा। अभी भी पूर्व वक्ता महोदय ने लगभग 5 मिनट में एक बार भी ये नहीं कहा कि हमारी उपलब्धि क्या है, हमने महंगाई कम की कि नहीं की, हमने बेरोजगारी कम की कि नहीं की। अरे भाई घोसी, आप हारे हैं इसलिए हारे हैं कि आपने तमाम जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं हुए। कोरोना में जो हालत हुई थी गंगा के किनारे की, क्या वो मंजर पूरे देश ने, पूरे विश्व ने नहीं देखा था? पलायन करके किस तरह से हमारे कामगार लोग जो हैं विभिन्न राज्यों से आए थे, और किस तरह से कोटा से बसें देने से मना कर दिया था अपने बच्चों के लिए। अगर 1000 बसें राजस्थान से आई थी तो उनकी आरसी चेक करने लग गए थे। जनता अब हर चीज को तय करेगी। आपने पहले शुरू में कहा ब्रजेश भाई, माइक्रो प्लानिंग बीजेपी करेगी। बीजेपी केवल और केवल कुछ अपने जो मुखपत्र हैं इनके मीडिया चैनल्स, उनके माध्यम से अपनी स्तुति करा सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती है। 9 साल में, 9.5 साल में मोदी जी के पास कुछ बताने को नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं कि हमने 5 किलो राशन दे दिया और शौचालय दे दिया। लेकिन आपके पास यानी इंडिया अलायंस के पास भी नहीं थे। उत्तर प्रदेश में कोई ठोस प्लान नहीं है ना। अभी तक आप लोगों की कोई फॉर्मल उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर या मुद्दों को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ है। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से अगली 2 मीटिंग्स तय हैं और बहुत जल्द जो है ऑर्गेनाइजेशन की
जो हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी मीटिंग होने जा रही है, अंदर खाने मैक्सिमम चीजें तय हो चुकी हैं और लगभग 450 सीटों पर लोकसभा में हम 1 to 1 चुनाव लड़ेंगे। आज बीजेपी जो दिखावे की राजनीति करती थी उसके दिन चले गए हैं। बीजेपी जिस तरह से कहती थी कि बनारस को हम क्योटो बना देंगे, अब वो क्योटो वाले लोग पूछ रहे हैं भाई क्योटो बना कि नहीं बना, महंगाई कम हुई कि नहीं, बेरोजगारी में उत्तर प्रदेश नंबर 1 किसने बना दिया, जितनी आबादी आधे यूरोप की है उतने बेरोजगार उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। तो इन तमाम चीजों का आप पूरी तरह से लेकिन एक घोसी का उपचुनाव जीत कर आप ऐसा क्यों साबित ब्रजेश करना भाई, चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी जैसी माइटी पॉलिटिकल पावर को आप चुनौती दे पाएंगे? 22 में भी नहीं दे पाए थे, 17 में भी नहीं दे पाए थे, नहीं, देखिए 14 में भी नहीं दे पाए थे। देखिए मुझे लगता है 17 की भी अगर बात कर लें तो 6 मुख्यमंत्री के चेहरों के होर्डिंग्स हमने पूरे उत्तर प्रदेश में देखे थे। हर जाति से एक चेहरा लगाया गया था और 17 में जितने सजबाग दिखाए गए थे कि हम आएंगे और सब कुछ बदल जाएगा, उत्तर प्रदेश खड्डा मुक्त हो जाएगा, और उसके बाद तमाम चीजें सामने आई। शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर, होली और दिवाली के नाम पर, और जिस तरह से वोट मांगे थे देश के प्रधानमंत्री ने, पूरे देश ने देखा था। रामजादे और दूसरा शब्द मैं लेना नहीं चाहता, जिस तरह से उसके नाम पर वोट मांगे गए 2017 में, और 2022 में जब 80 और 20 के नाम पर वोट मांगे गए और दंगाइयों को कपड़ों से पहचान लेंगे, तो जो मैंने पहले भी कहा कि जातिवाद की ईंट होती है इनकी राजनीतिक इमारत की और धर्म का प्लास्टर किया जाता है। आज भी इनके पास जाति और धर्म से अच्छा, आप कह रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से मायावती से बात चल रही है, और अगर ये बात नहीं बनी तो आपके लिए तो बड़ी मुश्किल होगी, इंडिया अलायंस के लिए। आपके पास कोई प्लान बी है? देखिए, प्लान बी भी है और प्लान सी भी है। प्लान बी में यह है कि जो जितने छोटे दल होंगे उन सब के साथ हम मिलकर चलेंगे, और प्लान सी में यह है कि 3 बड़े दल जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हैं वो मिलकर लड़ेंगे। और मुझे लगता है कि अब इस बार केवल वोटों का समीकरण, वोटों के जो बदलाव हैं या जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो केवल जाति और धर्म के आधार पर नहीं होगा। इस बार लोग परफॉर्मेंस के नाम पर भी वोट देंगे कि बीजेपी की सरकार ने क्या थैंक यू आलोक जी। मोदी जी का पिछले साल का मुझे भाषण याद आता है जी। वो कहते थे कि जितने भी हमारे जो पशु, आवारा पशु हैं, उसका मैंने हल निकाल लिया है। आज लगभग 1.5-2 साल हो गए। आज वो आवारा पशुओं का जो देश का प्रधानमंत्री हल नहीं निकाल सकता, उत्तर प्रदेश की जनता उस पर विश्वास नहीं करेगी। जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डिबेट के नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी विचारों को हम सम्मिलित करेंगे। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सिर्फ घोसी सीट जीतकर आपको लगता है कि आप बीजेपी की चुनौतियों का मुकाबला कर पाएंगे? अभी तो बहुत काम आपको करने बाकी है, और देखिए बीजेपी तो ओबीसी महाकुंभ करने जा रही है, आपको तुरंत काउंटर देने की तैयारी, और आप अभी तो जीत के जश्न में ही डूबे हैं। देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग कितनी भी तैयारी कर लें, इनकी सारी की तैयारी ओबीसी को रिझाने के लिए इनकी सारी की सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। कैसे? देखिए, अभी घोसी का एक जीता जागता उदाहरण है। घोसी में सवर्णों की आवाज़ बन करके पीटीए ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने का काम किया, ये उसको लेकर के बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान है, चूंकि इनसे ओबीसी समाज भी और दलित समाज भी इनसे पूरी तरीके से खिसक चुका है। देखिए, सही है ब्रजेश जी कि 2014 में दलित समाज, ओबीसी समाज इनसे थोड़ा बहुत जुड़ा था, जिसका परिणाम सबके सामने है। फिर 17 में भी इनसे जुड़ा, उसके बाद 19 में भी इनसे जुड़ा, 22 में भी इनके साथ रहा। लेकिन जब उन्होंने आकलन किया कि इन्होंने वादे तो बहुत बड़े बड़े किए, लेकिन उन वादों पे ये खरे नहीं उतरे। और देखिए, अगर ये हकीकत में अगर ये समाज को, ओबीसी समाज को उत्थान करना चाहते हैं, उनको न्याय दिलाना चाहते हैं, देखिए कितने मिनिस्टर बना रखे हैं अभी और तो कैसे आप चाहते हैं? अभी ब्रजेश जी 2 मिनिस्टर इन वेटिंग भी हैं ओबीसी समाज से। अच्छा 2 मिनिस्टर इन वेटिंग भी अरे हैं। बना देंगे, आप क्यों फिक्रमंद हो रहे हो? मैं यही राजभर जी की बात कर रहे हो? नहीं, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने बना देंगे, आप क्यों फिक्रमंद हो? मैं ये कह रहा हूँ कि जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उन्होंने भी कोई कोर कसर नहीं बाकी लगाई। ओके। और 2 अगर ये ओबीसी समाज के इतने बड़े हितैषी हैं तो दिन तारीख बता दें। आज हमारे बड़े भाई मुझे आप एक बताओ, एक उपचुनाव की एक सीट विधानसभा की जीतकर आप उसको पूरे प्रदेश का मैंडेट या उसको प्रदेश का पॉलिटिकल टेम्परेचर नहीं मान सकते हैं? देखिए ब्रजेश जी, जब आप कुकर में चावल चढ़ाते हैं ना, तो पूरा चावल आप नहीं चेक करते हैं चावल पका है कि नहीं पका है,
उसको एक चम्मच निकाल करके हमारी अम्मा दादी बताती थी हाँ चावल पक गया। अरे जब कई खानों में कुकर में खाना पकता है तो सबका चेक करना नहीं, पड़ता है। आज यहाँ देखिए, आज वो यूपी चावल- की आज राजनीतिक वो- आज वो तासीर अलग चावल है। इंडिया सहारनपुर परिवार- अलग तरह से वोट करता है, गोरखपुर अलग वोट करता है। आज इंडिया परिवार मिल करके चावल खीर सब पका रहा है और 2024 में जब इंडिया परिवार की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब केंद्र से चली जाएगी, बिना मायावती के इंडिया अलायंस इस तरह से टर्न अप नहीं हो देखिए- पाएगा। देखिए ब्रजेश- घोसी ने यह संदेश दे दिया है देखिए ब्रजेश जी, अब ये तो और वो आदरणीय- साफ कह चुकी है कि हम तो अकेले जा रहे हैं। देखिए और कितने आपको एविडेंस चाहिए? देखिए ब्रजेश जी, अब ये तो मायावती जी को विचार करना, उनकी अपनी पार्टी है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब 2014 में बहुजन समाज पार्टी रायबरेली नहीं लड़ी थी तो वहां राहुल गांधी जी चुनाव जीते थे। जब कन्नौज वो लड़ी थी तब हम समाजवादी पार्टी वहां से चुनाव जीती थी। फिरोजाबाद वो लड़ी थी 2014 में, तब हम चुनाव जीते थे। बताइए हम चुनाव जीते थे उनके लड़ने के बाद। तो कोई ठोस प्लान है कि आपने जो हासिल किया है वो आप रिटेन कर पाए? कोई देखिए- ठोस प्लान देखिए है? समाजवादी वो पार्टी- हारे और वो नेक्स्ट फेज में कूद गए कि उन्हें ओबीसी महाकुंभ करना है। देखिए- सवाल पे वो कहते हैं तो रूटीन एक्सरसाइज है। मैं कह आप तो रहा भी हूं, कोई प्लान किए हो? देखिए मैं कह तो रहा हूं कि अगर ये सच में उनको हक उनको दिलाना चाहते हैं तो जातीय जनगणना से क्यों हट रहे हैं, क्यों पीछे हट रहे हैं, ये क्यों भाग रहे हैं? जातीय जनगणना क्यों नहीं करा देते? ये अगर उनको असल में हक देना चाहते हैं तो जातीय जनगणना क्यों? आज थैंक हमारे यू बाकी- दीपक जी, शुक्रिया। डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करेंगे। आसिम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश के प्रभारी, बहुत शुक्रिया वकार साहब। घोसी पर आपकी प्रतिक्रिया आई नहीं थी। घोसी की बीजेपी की हार और इंडिया अलायंस की जीत, इसने क्या संदेश दिया है राजनीतिक तौर पर? मैं सबसे पहले तो हमारे भाई दीपक रंजन साहब से एक गुजारिश कर लूं कि घोसी में पीडीए में आपने सबका तो धन्यवाद किया, दलितों का, पिछड़ों का, अपर क्लास का। 90,000 मुसलमान हैं सबसे ज़्यादा और 60,000 दलित। मुसलमानों का धन्यवाद कर दिए सर, जिन्होंने आपको 100% वोट दिया है। कर दीजिए एक बार प्लीज। आप अपनी बात कहो ना, आप यहाँ किसी को सर अब बीच में प्लीज किसी को हॉस्टाइल ना करें। प्लीज सर, नहीं हॉस्टाइल नहीं कर रहा हूँ सर, मुसलमानों को धन्यवाद बोल दीजिए एक बार। आप अपनी बात कहो ना, उनको जब कहना होगा कह देंगे। सर, मुसलमानों का आप धन्यवाद। किसी पे पिस्तौल रख के नहीं कहलाएंगे। एक सर, सेकंड बुलवा अगर मौका दे दिए दीजिए। तो नहीं क्यों, अब आप चूक गए दीपक जी, सर, अब आपको 100% रुकना वोट दिया पड़ेगा। है नो, आपको उन्होंने। रुकना पड़ेगा प्लीज। हाँ वकार साहब गो अहेड। अब नहीं बोलना चाह रहे हैं तो छोड़। बीच में कोई ना बोले। हाँ ये पीडीए का मतलब क्या? आप बीच में ना बोले। देखिए मतलब डिबेट क्या का है? रूल है, पहले राउंड में कोई सर, इंटरप्ट नहीं करेगा। ठीक सर, ठीक। गो अहेड वकार साहब। देखिए मेरा अपना जो सियासत का स्टाइल है वो अलग है सर। मेरा मामला ये है कि मैं दुश्मन को जब तक के गद्दी से उतार कर घर ना छोड़ाऊं तब तक के मैं उसको कमजोर ही नहीं समझता। मुझे ऐसा लग रहा है कि हिमाचल, पंजाब और कर्नाटक का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने नब्ज टटोली और उसके बाद ये जो उपचुनाव हुए इसमें बीजेपी ने, यूपी की बात खास करके हो रही तो बोल दूं, घोसी में बैकवर्ड्स और दलितों की नब्ज टटोली बीजेपी ने कि हमारे साथ कितने, हमारे खिलाफ कितने। अब जो बीजेपी रणनीति बनाएगी वो इस हिसाब से बनाएगी, जो चुनाव हुए हैं, जो 5 स्टेट में चुनाव आने जा रहे हैं, ये जो रिजल्ट आए हैं उपचुनाव के और बाकी 3 स्टेट के, ये साबित करता है कि आगे मतलब जो बीजेपी के विरोध में उनके चेहरे से नकाब हटे उस कम्युनिटी की, ये आप कह रहे हैं? हाँ, 5 स्टेट के जो चुनाव आने जा रहे हैं, मुझे यकीन इस बात का है 99.9% कि भारतीय जनता पार्टी इन 5 स्टेट के चुनाव टाल देगी, पोस्टपोन कर देगी और लोकसभा के साथ कराएगी। अब हिम्मत नहीं बीजेपी में, बीजेपी को अपनी हार दिख गई। पर पसमानदा तो बता रहे हैं उनके साथ हैं। सर पसमानदा की बताऊं आपसे, बड़ी अभी आप ही के चैनल पे खबर चली थी कि जो 8 जिलों में जहां पर मदरसा शिक्षक जो हज करके लौटे, उनका जो वेतन था वो काट लिया गया। जो हज करके पसमानदा समाज से जो मदरसा के टीचर आए थे, और जो जिलों का जिक्र हुआ 8 जिलों का, उनमें ज़्यादातर जो टीचर हैं वो अंसारी बरादरी से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी में 2 मिनिस्टर, एक इफ्तिकार अहमद जावेद साहब और एक दानिश आजाद अंसारी साहब, इन दोनों की आवाज़ नहीं निकल रही है सर। सर गैर हाजिर रहोगे तो सैलरी कटेगी ना, इसमें क्यों इतना अकुलाने की बात है? जो खाली इन 8 जिलों में गैर हाजिर थे, तो सर छुट्टी लेके जाते सर, नहीं इन सीएल लगा देते सर। नहीं, इन 8 जिलों में ये तो आप जबरदस्ती की बात कर रहे हो कि आपको सैलरी नहीं, छुट्टी, सर, बात मतलब समझ- छुट्टी भी ना लो और आपको सैलरी दे दी सर, जाए। बात तो समझिए, इन 8 जिलों में खाली, ये तो पूछ रहा हूं। तो अगर ये मंत्री जी यही बोल दें मुंह से कि गैर हाजिर थे इसलिए काटी गई है,
एक बार मंत्री जी का बयान तो आना चाहिए, वरना मंत्री जी इस्तीफा दें घर बैठे जाकर। देखिए हमारी स्ट्रेटेजी जो है साफ है कि सब अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजभर अपने समाज की, निषाद अपने समाज की, क्षत्रिय अपने समाज की, ब्राह्मण अपने समाज की, लोध अपने समाज की, मायावती अपने समाज की। तो अगर हम अपने समाज की बात करते हैं, अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं सर? अगर आप चाहते हैं कि हम अपने समाज की बात ना करें तो इन लोगों से कहिए भाई, ये भी अपने समाज की आपसे बात ज्यादा ना करें। बीजेपी पसमानदाओं के लिए चिंतित है, उनके बारे में चिंता करती है, सोचती है, कार्यक्रम करती है उनके लिए। आप क्यों तकलीफ में हैं? सर उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में एक भी पसमानदा विधायक चुनकर नहीं आया। उत्तर प्रदेश में एक भी आदमी को लोकसभा का ना पिछली बार टिकट दिया गया पसमानदाओं में, ना इस बार देंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय जो उनकी सरकार चल रही है, उसमें एक भी पसमानदा का मिनिस्टर ना राज्य में है ना कैबिनेट में है। भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्र की सरकार चल रही है, भारत सरकार चल रही है, इसमें जो लोकसभा है, उस लोकसभा में एक भी पसमानदा का ना राज्यसभा सदस्य है और ना लोकसभा सदस्य है। आपने दीपक रंजन से तो नहीं पूछा कि घोसी में कितने मुसलमान नेताओं को ले जाके सभा कराई? इनसे तो नहीं पूछ रहे हो, सब सवाल बीजेपी से आपके। दीपक से भी तो पूछो। देखिए जो बड़ा दुश्मन, कितने नेताओं की सभा कराई नहीं इन्होंने? सर बात समझिएगा, अभी हमारा जो बड़ा दुश्मन है जिससे हमको देश को बचाना है वो है बीजेपी। पहले बीजेपी से हमें लड़ लेने दीजिए, बीजेपी को हरा लेने दीजिए, बीजेपी को गद्दी से उतार लेने दीजिए, फिर हम लोग आपस में लड़ लेंगे। कांग्रेस वाले हैं, हम हैं, दीपक रंजन साहब हैं, सब हम आपस में लड़ लेंगे। सर ये तो आपकी कल्पना है कि आप लड़ लोगे, आपको पूछता कौन है सर? ना इस अलायंस में पूछ है, ना इंडिया अलायंस में पूछ है। आप तो जबरदस्ती बिन मतलब इनविटेशन जबरन गेट क्रैशर बन रहे हो सर। सर जब क्रिकेट की टीम खेलने जाती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो 16 प्लेयर चुन के जाते हैं। आप 16 में भी नहीं हो सर? सुनिए सर, और 12 प्लेयर घोषित किए जाते हैं 12th मैन, कि जब किसी को चोट वोट लग जाएगी तो रनिंग में आ जाएगा। और उसके बाद में जो प्लेयर होते हैं वो पानी पिलाने वाले बेचारे होते हैं, तो बिना उनके मैच नहीं हो सकता सर। तो हमको आप ये समझिए कि हम अरे नहीं, हम तो बड़ा एहतराम करते हैं आपका, वहां सम्मान नहीं मिल रहा। मैं तो केवल ये आपको याद दिला। हमें सम्मान तो हमारी कौम की वजह से नहीं मिल रहा है। और जिन हमारी कौम को जिस दिन ये बात समझ में आ गई जी कि उनको अपनी कौम में एक निषाद बनाना है, एक क्षत्रिय बनाना है, एक राजभर बनाना है, उस दिन हमारी कौम सरकार के अंदर हिस्सेदारी में होगी। बहुत शुक्रिया वकार साहब। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। प्रोफेसर DR साहू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब शुक्रिया आपका। आपका क्या एनालिसिस है ये OBC वोटों को लेकर और शेड्यूल्ड कास्ट बिरादरी के वोटों को लेकर? यूपी में थोड़ा सा समीकरण गड़बड़ा गए घोसी के बाद। आपको क्या लगता है कि व्हाट नेक्स्ट, अब आगे के क्या पॉलिटिकल इक्वेशंस बनने वाले हैं? देखिए बीजेपी एक बहुत ही ताकतवर पार्टी के रूप में भारत में और उत्तर प्रदेश में है, जो कि 2022 में उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिखाया। लेकिन नैरेटिव्स बदलने में समय नहीं लगता है, और उसमें जो नैरेटिव्स बना इंडिया INDI जो भी कहिए, INDI ये कहिए, उसके बाद परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स को भी देखना चाहिए, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस में जो असंतोष है वो असंतोष भी दिखने लगा है, और बहुत सारे जो प्रॉमिसेस है उस प्रॉमिसेस में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लोग कटघरे में खड़े कर रहे हैं। जहाँ तक घोसी की बात है, घोसी में सभी लोग भाजपा वर्सेस अदर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा ने एक बहुत ही टैक्टिकल मिस्टेक्स जो दिखाई दे रहा है वो था कि उन्हीं के दल के लोगों को लेके फिर अपने में ले आए, और उसके बाद जो जन असंतोष है उसको सब लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए था। लोगों को भी ये लगता है कि भाई हमने चुना है और वो कैसे चले गए। तो ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है। और उसके साथ साथ आपने नोटा का स्कोर देखेगा, नोटा का स्कोर में आप देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन भी था, कोई इंफॉर्मेशन था कि पर ये जो लार्जर OBC वोट है, तो नान यादव वोट बेस जी, इसमें क्या चल रहा है और इसके इनकी हिस्सेदारी किधर अधिक बढ़ रही है? क्योंकि यही वोट बेस यूपी में इन लोगों की किस्मत तय करेगा। बिल्कुल। और आपको मैं बता दूं, अर्बन पॉपुलेशन में भी लगभग 40% से ऊपर OBC के लोग हैं,
इफ़ यू आपको देखेंगे यदि भारतीय उत्तर प्रदेश की स्थिति में जी। शहरी क्षेत्र में भी 40% ज़्यादा है, तो मोबिलाइजेशन मोर देन 40% है, ये एक आंकड़े आ रही जी। है। और उसके आधार पे ये देखा जा रहा है कि अर्बन वोट्स भी डिस्टर्ब होगा, अर्बन वोट्स में भी एक असंतोष की बात आ रही है। तो नैरेटिव्स बदलने में जैसे पीडीए उन्होंने बनाया, आईएनडीआईए बना, और एक असंतोष जो परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स को एक अप्रेजल कर रहे हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि एक जो नारा है वो तो बड़ा इंक्लूसिव है, समावेशी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। लेकिन उत्तर प्रदेश और नॉर्थ इंडिया में सर जो डेटा आए हैं, जो सजेस्टिव डेटा है, कॉकटेल को जो हमारे पास घोसी का डेटा है, वो ये बताता है, एक संकेत देता है कि बिना मायावती और बिना उनके वोट बेस के इंडिया अलायंस की सफल लैंडिंग नहीं हो सकती सर यूपी में। उनके साथ के बिना बिल्कुल, लेकिन ये बीजेपी को उस तरह से नहीं डील कर सकते जैसे अब तक करते आए हैं। और अगर मायावती आज की डेट में तो इनके साथ नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लिए ये विन विन सिचुएशन नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के लिए वो हो सकता है कि आने वाले समय में एक डिसाइड भी कर सकते हैं किधर जाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो तो रह ही नहीं सकते हैं। लेकिन वो यदि देखेंगे, एंड उनका तो अवसर तो हर समय हर कोई राजनीतिक दल ढूंढता है, लेकिन आईएनडीआई के साथ यदि जाएंगे तो हो सकता है उनको फायदे भी दिख सकता है। प्रोफेसर साहू जी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो कहना मुश्किल है। दूसरे राउंड में आपके बाकी विचारों को हम सम्मिलित करेंगे। उत्तर प्रदेश के जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार और एनालिस्ट ब्रजेश शुक्ला जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रजेश जी, स्वागत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इन दिनों ओबीसी वोट शेयर को लेकर काफ़ी चर्चाएं उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, जैसे कि बीजेपी ओबीसी महाकुंभ लगाने जा रही है। घोसी का चुनाव जीतने के बाद इंडिया अलायंस और विशेष तौर पर समाजवादी पार्टी को लगता है कि नान यादव ओबीसी कम्युनिटी भी और शेड्यूल्ड कास्ट भी उनके साथ जुड़ रहे हैं। आपका आकलन क्या है कि ग्राउंड पर स्थिति क्या है अभी? विजय जी, ये इनका पहले का प्रोग्राम है और वास्तव में यदि चुनाव जीतते रहे हैं ये, तो 2014 में ये अति पिछड़ों के ताकत से जीते, 2017 में अति पिछड़ों की ताकत से जीते, 2019 में आपको याद होगा इससे मजबूत सामाजिक समीकरणों का गठबंधन नहीं हो सकता था, सपा, बसपा और रालोद, और फिर भी ये उन्होंने तीनों को हरा दिया। अब 2022 में भी जब एक लगता था समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है, तब भी इसी ओबीसी का जो अति पिछड़े हैं उनके कारण जीते। अब ये लड़ाई शुरू होने जा रही है नए सिरे से। वास्तव में एक ये जो विश्वकर्मा जो पूजा होती है उसके उस दिन से ये एक बड़ी लड़ाई शुरू करने जा रहे हैं ये, और इस पर विपक्ष भी अपना पूरा जोर लगाएगा। तो जिनके हाथ में हुनर है उनको ये जोड़ना चाहते हैं, और आपको गांव में बड़ी संख्या में लोग मिलेंगे, उनको उनके लिए काफी पैसा इन्होंने वो किया है, व्यवस्था की है उनको जोड़ने के लिए। और जो 17 का जो महाकुंभ होने जा रहा है वो इसी परिप्रेक्ष्य में है। आप ये जो लोकसभा का जो अधिवेशन आ रहा है उसमें भी आपको बहुत चौंकाने वाली बातें देखने को मिलेंगी। कारण क्या है कि बीजेपी समझती है कि अति पिछड़ा वोट ही उनके लिए संजीवनी है, उसके बिना वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं, उसके बिना वो चुनाव में विपक्षी से नहीं लड़ सकते हैं। तो वो जो है सर, अति पिछड़ा से आपका तात्पर्य नान यादव, नान कुर्मी और नान मौर्य शाक्य कुशवाहाओं के अलावा है? नहीं, हाँ नहीं, केवल अति पिछड़ा का मतलब ये है कि कुर्मी तो इनके साथ है लेकिन यादव इनके साथ एक भी नहीं है, और ये इस भ्रम को पालते भी नहीं है कि ये वोट हमें मिलेगा। इसी हिसाब से यदि आप टिकटों को बंटवारा देखें तो आपको समझ में आएगा। और विशेष रूप से जो छोटे छोटे विश्वकर्मा है, निषाद, राजभर, ये इसकी संख्या देखने में कम लगती है, लेकिन जब ये संगठित होकर वोट डालता है तो सबको चारों खाने चित कर देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कुल अगर मायावती इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं बनती हैं यूपी में तो क्या सिचुएशंस होगी फिर? देखिए ब्रजेश जी, व्यवहारिक बात हम सोचते हैं, आप इनको मना सकते हैं मायावती को, लेकिन समस्या ये है कि पिछली बार जो समझौता हुआ था उस समय जो 80 सीटें थी
उसमें अखिलेश ने 40 सीटें दे दी थी इनको, और 40 ही नहीं, बाकायदे वो सीटें जिसमें अंगुली रख दिया उन्होंने, वो सीटें उन्होंने दे दी थी। मतलब अपर हैंड था मायावती का। नहीं, मुलायम सिंह जी ने कहा था कि पूरी पार्टी में गिरवी रख दिया नाराजगी में, और परिणाम ये हुआ कि आप देखिए सहारनपुर, अमरोहा, जो सीटें वो बिजनौर, जो सीटें वो जीत सकती थी, जहां जबरदस्त ढंग से दूसरा। लेकिन कांग्रेस इन दिनों 2 दिनों से माहौल बनाने की कोशिश कर रही है यूपी में कि मायावती आ रही है, मायावती से बात चल रही है, मायावती से संपर्क हो रहा है। इसमें कुछ ठोस बात है या फिर अभी माहौल बनाया जा रहा है? देखो ब्रजेश जी, कांग्रेस को इसमें कितनी सीटें मिलती है अलग बात है, कांग्रेस कितनी सीटें अपनी देगी। वास्तव में ये जो घोषित चुनाव है, इसने नए समीकरणों को पैदा किया है। इसने एक अखिलेश के भी दिमाग में बात डाल दी है, और व्यवहारिक रूप से आंकड़ों की दृष्टि से कि वो इस समय सबसे ज्यादा पॉपुलर है उनकी पार्टी, और वो बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि सपा इस अलायंस में लायन शेयर चाहेगी और लेगी उत्तर प्रदेश में। जो ज्यादा चाहेगा उसके लिए बहुत ज्यादा जगह नहीं है इस अलायंस में। ब्रजेश जी शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम डिबेट के नेक्स्ट राउंड में अकेले होती तो ज्यादा अच्छा होता। आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करेंगे। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। वीरेंद्र जी स्वागत आपका। बीजेपी ने अपनी कुछ रणनीति बदली है वीरेंद्र जी, और ये बदली हुई रणनीति का मुकाबला करने के लिए अलायंस के लोग तैयार हैं? देखिए, ये जो घोषी का परिणाम आया उसके बाद से ये बात साफ हो गई कि बीजेपी जो सहयोगी दल के नेता हैं उनके बड़बोलेपन पर और उन पर बहुत ज़्यादा निर्भरता नहीं रख सकती है, और ऐसा लगता है कि अब वो अपने मूल कैडर के नेताओं के साथ उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में एक मजबूत महाकुंभ के द्वारा आगे बढ़ना चाहती है। यूपी में करीब 54% के लगभग ओबीसी समाज के वोट हैं। उसमें से अगर यादव समाज को हटा दिया जाए तो बाकी पर बीजेपी का एक तरफा हमेशा से कब्जा रहा है, और वो वोट पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन ये जो घोषी में जो हार हो गई बीजेपी की, उसने इंडिया अलायंस के मनोबल को बढ़ा दिया। जो 26 बनाम 36 की लड़ाई है, उस लड़ाई में भाजपा पूरी ताकत लगाए हुए थी, लेकिन इस एक हार ने उसकी स्थिति को थोड़ा कमज़ोर किया है। ये बात सब जानते हैं कि बिना भाजपा उत्तर प्रदेश में जीते केंद्र में सरकार नहीं बना सकती। उसके लिए यहाँ पर बहुत बड़ी सीटें जीतना आवश्यक है, और इसके लिए वो जातीय सम्मेलन, महाकुंभ, तमाम सारी चीज़ें करेगी। ब्रजेश जी, घोषी में दल बदल की हार हुई, प्रत्याशी की हार हुई, संसाधनों की हार हुई, और जो जमावड़ा था नेताओं का उनकी भी हार हुई। लेकिन इससे सबक लेते हुए बीजेपी ने अपनी मेहनत बढ़ाई है, और उसको ये बात ध्यान में है कि इस ताकत को यहीं रोकना होगा, अन्यथा आगे उनके लिए कठिनाई पैदा होगी। जो जिन नेताओं की और समाज के लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी, वो दांवे पर रह गई, दांव हार गए। दारा सिंह अपने समाज का और ओम प्रकाश राजभर भी अपने समाज का। तो अब बीजेपी को ऐसा सोचना होगा कि ऐसी पराजय के बाद जातीय नेताओं पर भरोसा करने के बजाय अपने लोगों को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि संदेश साफ है कि जब अपने पास खुद के दम पर कुछ करने की स्थिति है तो किसी के ऊपर निर्भर ना रहा जाए, चुनाव को ना छोड़ा जाए। देखिए, आज का जो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव के बाद के जो बयान है उसमें साफ है कि जो लोग कल तक आपस में गले मिलते थे, मिलकर चुनाव लड़ते थे, आज वो एक दूसरे को गोबर परोसने में लगे हैं, कालिख मल रहे हैं एक दूसरे के मुंह पे, तमाम सारे से बयान दे रहे हैं जी। सियासत का ऐसा चरित्र और ऐसा चीरहरण और पल पल ऐसे बदलाव शायद कहीं किसी देश की और राज्य में नहीं मिलेगा जो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। लेकिन जातीय जनगणना, तमाम सारी जो चीज़ें हैं, जो जातियों के आधार पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, आने वाले वक्त में इसमें बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां
जातियों को नहीं, विचारों को मानती हैं। वो जात पात से ऊपर उठकर चीज़ों को सोचती और देखती हैं। जी, ये ज़रूर है कि इस प्रदेश में अभी इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जात के आधार पर नेता बने। मायावती दलित के नेता बन गई, ओम प्रकाश राजभर अपने राजभर समाज के बन गए, अखिलेश यादव को लोग यादव और मुसलमान से जोड़ते हैं, तमाम और सारे नेताओं को जोड़ा जाता है जी। लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी रही जिसने सभी जातियों का वोट हासिल किया धीरे धीरे करके। मायावती भी आधा घट गई, वो बीजेपी के नाते ही घटी। उनका दलित वोट भी बीजेपी खींच रही है। अब वो कितना पाएगा ये अलग बात है। जी, जयप्रकाश नारायण ने एक जगह कहा था कि इस देश में लोकतंत्र के सबसे प्रबल शत्रु जातवाद और छुआछूत ही हैं, और ये सियासत इसको खत्म होने नहीं देना चाहती है। तो सुनिएगा कि रैदास, संत रैदास और कबीरदास क्या क्या कहते हैं कि जन्म जात मत पूछिए का जात अरुपात, और रैदास पूछ सब प्रभु के कोई नहीं जात कुजात। और कबीरा कुआं एक है पानी भरे अनेक, और बर्तन में ही भेद है पानी सब में एक। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपने बहुत पते की बात की। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपनी इनपुट और फीडबैक उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, डिबेट का दूसरा चरण शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजेश चौधरी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। राजेश जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, ऐसा प्रतीत होता है कि घोसी चुनाव में जो आपकी पार्टी की रणनीति थी वो आप अपने सहयोगी दलों पर अत्यधिक निर्भर थे। इस झटके के बाद क्या आपको लगता है कि सहयोगियों पर आपकी निर्भरता अधिक थी, इस कारण भी आपको नुकसान हुआ, और अब क्या उनके सहयोग और उनकी निर्भरता को आप कम करेंगे या फिर संतुलित करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने दम पर चुनाव लड़ती है, अपने दम पर चुनाव मैदान में जाती है। जो सहयोगी होता है वो सहयोगी की भूमिका में रहता है और सहयोग लेते हैं। और बरसों पुराने हमारे बहुत सारे लोग सहयोगी रहे, तो सहयोगी भी थे, हम भी थे, साथ साथ मिल करके चुनाव लड़ रहे थे। परिणाम आपके सामने है, उसमें कोई बहुत मैं ये नहीं कहूँगा। पर मैं कांग्रेस के जो मित्र हमारे बोल रहे थे, मैं उनको सुन रहा था, वो हम पे जातिवाद का आरोप लगा रहे थे, हम पे क्षेत्रवाद का आरोप लगा रहे थे, हम पे धर्म का आरोप लगा रहे थे, और खुद मायावती जी के बारे में भ्रांति फैला रहे थे। मायावती जी बार बार बयान दे रही हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और कांग्रेस के प्रवक्ता इसी आशा में जी रही हैं कहीं आ जाएंगे। अपना कुछ है नहीं। मुझे नहीं लगता जिले में भी कहीं स्ट्रक्चर होगा, कहीं ब्लॉकों में स्ट्रक्चर होगा, कहीं बूथ पे कोई कार्यकर्ता इनका होगा। इसी आशा में जी रहे हैं कि किसी भी तरह से मायावती जी का कोई आशीर्वाद मिल जाए, अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद मिल जाए और एक आध व्यक्ति जीत करके चला जाए। ये कांग्रेस की आज स्थिति है। रही बात जातिवाद की, देखिए हमको हमारे ऊपर जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं, और कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने का कौन काम करता है जी? फिरोज खान का पोता अपने आप को दत्तात्रेय ब्राह्मण बताता है। कौन जातिवाद कर रहा है? जनता है, सब जानती है साहब। ये नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव होगा, ये लोकसभा का चुनाव होगा, ये देश के प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, ये कोई गली मोहल्ले का चुनाव नहीं होगा। हर चुनाव का अलग समीकरण होता है। घोसी में तो लेकिन जो चुनाव की कमान दिख रही थी वो तो ओम प्रकाश राजभर के हाथ में दिख रही थी। क्या उन पर अत्यधिक निर्भरता आपको नुकसान कर गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव में लगी थी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी लगे थे, सहयोगी के नाते ओम प्रकाश राजभर जी भी लगे थे, संजय निषाद भी लगे थे, सब मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे। ये तो सब देख रहे थे। और अब चुनाव होने वाला है नरेंद्र मोदी जी के लिए चेहरे पर, देश के प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। हर चुनाव का अलग समीकरण होता है, अलग मुद्दे होते हैं। आज दुनिया के अंदर भारत की क्या वाहवाही हो रही है देखिए ना साहब। आप तुलना कर लीजिए 2004 से लेकर के 14 तक कांग्रेस तो सर ये पसमानदाओं को सैलरी क्यों काट ली? इनको पूरा पैसे क्यों नहीं दे रहे हो? पसमानदाओं को पैसे पूरे दो। आप हज करने गए तो आप सैलरी काट लोगे। आपने ही जवाब दे दिया। छुट्टी लेकर के जाते, आप धार्मिक कार्य में जा रहे हैं और जनता के साथ न्याय नहीं करेंगे, ऐसा कैसे होगा जी? छुट्टी लेकर के जाइए, सरकार ने प्रोविजन किया है, वहां अनुपस्थित होंगे तो मैं आलोक शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद राजेश जी, शुक्रिया आपका। आलोक जी, ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, सपोर्टर और नेता
उत्तर प्रदेश में कंफ्यूज्ड हैं कि उनका रोल क्या होगा अलायंस के भीतर, कितनी सीटों पे लड़ना है, कौन उसका नेतृत्व करेगा, एजेंडा क्या होगा। अभी कांग्रेस यूपी में अपने राजनीतिक शेप को लेकर बड़ा कंफ्यूज्ड है। देखिए, मुझे लगता है ब्रजेश जी कि कहीं ना कहीं जिस तरह की स्थिति है उसमें मैं कहूं कि कांग्रेस बहुत मजबूत है उत्तर प्रदेश में, तो वो बिल्कुल गलत होगा। हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और ज़रूर उसमें कहीं ना कहीं जब स्थिति कमज़ोर होती है किसी पार्टी की तो ज़रूर कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स भी होते हैं और कहीं ना कहीं किसी क्लैरिटी की बात जब करेंगे हम। और जहाँ तक इंडिया गठबंधन की बात है तो स्वाभाविक है कि अभी विभिन्न राज्यों में जिस तरह के अलाइंसेज हैं उसके अंदर अभी बीजेपी भी भ्रम फैलाने की कोशिश करेगी और इतने बड़े अलायंस को एक शेप देना अपने आप में एक चुनौती होगा। लेकिन जिस तरह से सभी सकारात्मक रूप में जुड़े हैं, अलायंस की भी क्लैरिटी होगी, कांग्रेस के वर्कर को भी क्लैरिटी होगी और कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी उसकी भी क्लैरिटी होगी। और जो बुलडोजर का शासन चल रहा है सब मिलकर इसको उखाड़ेंगे। अभी मुझसे पूर्व वक्ता बीजेपी के हमारे बड़े भाई कह रहे थे कि कांग्रेस जातिवाद की राजनीति करती है। हम तो कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस कराइए ना आप। कास्ट सेंसस से भागते हैं लेकिन ओबीसी का वोट चाहिए, ओबीसी का महासम्मेलन कराएंगे लेकिन कास्ट सेंसस नहीं कराएंगे। 2021 का सेंसस ही नहीं करा पाए हैं ये, लेकिन बहुत मोदी जी का डंका बज रहा है। आप देखिए किस तरह से एक राष्ट्रपति महोदय को ये कहकर लाए कि एससी हैं, विदाई समारोह में मोदी साहब उनके नमस्ते भी नहीं लेते। एक फिर बताया गया कि एक महिला हैं, एसटी हैं, ट्राइबल हैं, आदिवासी हैं, हम उनको राष्ट्रपति बना रहे हैं और उसके बाद जब संसद का वहां पर इनॉग्रेशन होता है तो उनको न्योता तक नहीं देते हैं। जहां तक बात बीएसपी की है, बीएसपी के तमाम सांसदों ने भी मुझे लगता है कि बहन मायावती जी को बता दिया गया है कि जिस तरह की विधानसभा की हालत हुई है कि अगर हम अकेले लड़ेंगे तो हमारी हालत उससे भी बुरी हो जाएगी। मेरे पास ये पुख्ता जानकारी है। जहां तक बात अभी कह रहे थे कि साहब हम तो पूरी तरह से हम अपने वर्कर्स पर डिपेंड करते हैं। अरे भाई 30 से ज्यादा सांसद तो आपके ऐसे हैं बीजेपी के जो दूसरी पार्टियों से आए हैं। आप तो स्वयं दूसरी पार्टियों के ऊपर निर्भर हैं जी। जिस तरह से सपा के साथ भी सरकार में रहे, आप बसपा के साथ भी सरकार में रहे। मुझे लगता है कि आने वाला समय जाति और धर्म से परे होगा। हाथरस की जैसी घटनाएं हुई उनका जनता जवाब मांगेगी और जितने भी मठाधीश जातियों के हैं उनको अपने घर पर बैठना पड़ेगा। और उसका एग्जाम्पल घोसी का चुनाव था। दीपक रंजन जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, तो अब ये मान लें कि आप खुलकर अब जातिवाद की राजनीति पर आ गए हैं? नहीं, देखिए, जाति जनगणना की बात, कास्ट सेंसस की बात तो समाजवादी पार्टी सदैव उठाती रही है, लेकिन बार बार इनसे हम लोग कह रहे हैं कि अगर इनको ओबीसी का जिनके झुआ भर वोट लिया उनका शुक्रिया भी नहीं किया। नहीं, हमने क्यों नहीं किया? हमने झुआ भर लिया। हमने कहा सवर्णों की आवाज बन करके पीडीए ने अपने खर्चे पे गए वोट डाल के आई, उनको थैंक यू भी नहीं। ए से हमारा अल्पसंख्यक सही है और वकार भाई और इनकी सबको हम लोगों ने जो है, अच्छा देखिए वहां पर आपने कहा ना कि वकार ने चौराहे पर घेर लिया आपको। नहीं, बिना थैंक यू किए क्यों जा रहे हो? नहीं, हमने देखिए पीडीए के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि सवर्णों की आवाज बन करके पीडीए ने वहां पर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने का काम किया है। और बड़ा दोहरापन है आपकी राजनीति में। पीडीए की बात करते हो और जब टिकट देने की बात आती है तो सुधाकर सिंह को देते हो टिकट। नहीं, तो वहां पर कहा ना कि तो फिर पीडीए क्या है? अगड़ों की आवाज वोट लोगे पीडीए से और विधायक बनाओगे अपर कास्ट से। देखिए, पीडीए का मतलब, पिछड़े का मतलब वो हर वो व्यक्ति है जो इस सरकार में सुधाकर सिंह पिछड़े नहीं है। नहीं, हर वो व्यक्ति जो पिछड़ गया। देखिए उनके साथ सुधाकर सिंह कहां पिछड़े हैं? दो बार विधायक रहे हैं। उनके साथ देखिए इनजस्टिस हुआ, क्षत्रिय समाज के उनके साथ इनजस्टिस हुआ 2022 में। उनका टिकट काट आपने नहीं दिया टिकट, बीजेपी थोड़ी जिम्मेदार है। लेकिन उसके बावजूद भी वो समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने प्रचार किया और उसी की बदौलत दारा सिंह चौहान जी वहां से चुनाव जीते। आप सर खुला जातिवाद कर रहे हो। नहीं, देखिए हम लोग तो सबको लेकर के चलने वाले लोग हैं का इस्तेमाल करते हो। समाजवादी पार्टी सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी जाति का सम्मान करती है। और देखिए आज महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार, चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर आदमी झेल रहा है। आसिम बकार जी, जिस तरह की लोग की रणनीति है, बीजेपी से निपट पाएंगे? सर सबसे पहली बात तो एक बात कह दूं, छुट्टी लेके जाना चाहिए। सर जो अल्पसंख्यक इन्होंने कहा उसमें जो अल्पसंख्यक में जैन हैं वो बीजेपी के साथ, सिंधी बीजेपी के साथ, बौद्ध बीजेपी के साथ और बहुत हद तक सरदार अकाली दल वाले वो भी बीजेपी के साथ। आपको वोट तो मुसलमान दे रहे हैं, आप नाम ही नहीं ले रहे। सर आप कितना भी भड़का लो लेकिन आपकी एंट्री नहीं होने पाएगी। नहीं सर फिर मैंने आपसे कह दिया
कि हम तो पूरी दरवाजे पे सर फूट जाएगा सर आपका, हम लेकिन तो सर- दरवाजा खुलेगा हम नहीं। तो सर पूरी ताकत से बीजेपी को हराने के लिए लगे हैं। हमारा समाज बीजेपी के विरोध में है और हम भी बीजेपी के विरोध में। तो ये हिंदुस्तान क्यों नहीं में- एक्नॉलेज करते हैं? नहीं सर, और वो सैलरी काटे ले रहे हैं। सर भारत में अगर किसी की गारंटी है कि बीजेपी के खिलाफ है और बीजेपी को हराना चाहता है तो वो मुसलमान है और आसिम वकार और हमारे लोग। नहीं, एक वो प्राइवेट गारंटी से लिमिटेड सर। जिसका जिक्र कर रहे थे राजेश जी, नहीं गारंटी से सर, मुसलमान गारंटी से बीजेपी के खिलाफ है, बाकी किसी गारंटी नहीं है सर। तो आप भी तो वही कर रहे हो जो बीजेपी करती है। आप भी तो हिंदू मुसलमान कर रहे हो। हम कहाँ कर पूरे रहे हैं सर? टाइम दोनों स्पेल में मैंने देखा, आप मुसलमान का ये हो गया, मुसलमान वो हो गया। बीजेपी के अरे भाई, मुसलमानों से ऊपर तो उठो, कुछ तो सोचो। सर बीजेपी के हिंदू मुसलमान में और हमारे हिंदू मुसलमान में फर्क समझिए। क्या फर्क है सर? खुला बोल रहे हो सर, इतना तो बीजेपी भी नहीं बोलती। भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो मुसलमानों को बुरा कह के, मुसलमानों के खिलाफ हवा बना के, मुसलमानों से डरा कर हिंदुओं को अपने पक्ष में करते हैं। पसमानदा को गले लगाए हैं, चिपकाए हैं, और आप कह रहे हो कि धमका रहे हैं। सर मैं तो कह रहा हूं 24 घंटे में आप 5 मिनिस्टर बनवा दीजिए। योगी जी के जो डे अफसर हैं, हमने तो बना दिया। सुनिए, योगी जी के जो डे अफसर हैं, डे अफसर, उनमें 2 पसमानदा के नाम बता दीजिए। सर ये टोकन की राजनीति, क्योंकि इनको बना दो तो ये हो जाएगा। सुनिए सर, समाज में जाति सबका अच्छा अपलिफ्टमेंट करो ना सर। एक मिनट, खाली विकास कैसे होता है? जब सबकी उन्नति हो। नहीं, अगर किसी का विकास करना है तो कैसे करेंगे? खाली उसका नाम लेंगे, उसका कमरे में बंद कर देंगे उसको। सर आप सिर्फ कम्युनल बातें करते हो। अच्छा सर, मतलब अगर हम ये कह रहे हैं कि योगी जी के जो दो डे अफसर हैं पसमानदा, क्यों उनका सर? नाम उससे बता क्या हो दीजिए। जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? उससे आपका आप ये पसमानदा कहते हैं प्रेम कि इनको दिखेगा अच्छी सर। एजुकेशन दो, तालीम दो, रोजगार दो, काम दो, सर, बराबरी दो, ये बातें करनी अच्छा चाहिए। सर, एक मिनट, ये बताइए कि अगर 5-6 डे अफसर हैं, उसमें से अगर 2 पसमानदा हो जाएंगे तो बराबरी नहीं होगी। तो सर क्या पोस्टिंग से ही बराबरी आएगी? मैं ब्रजेश पाठक जी से कह रहा हूं, कैबिनेट मंत्री हैं अपने विभाग के, बहुत बड़ा विभाग है। किसी एक पसमानदा को, किसी राइन को, किसी कुरैशी को, किसी शाह को, किसी फकीर को, किसी दर्जी को, किसी सलमानी करने को, वाली बात किसी नहीं है मंसूरी को, आपकी बातें कन्विंस करने वाली नहीं। किसी पसमानदा, इसको सर किसी को बना दीजिए मंत्री। ब्रजेश पाठक जी से कहिए बनाए सर, तालीम की बात करो, काम की सर, बात मैं करो। मिठाई बांटूंगा। क्यों इस बनाइए, तरह मोदी जी से सांप्रदायिकता फैलाते हो? नहीं सर, सैयद जफर इस्लाम साहब को आप राज्यसभा भेज सकते हैं। भेजा तो सर किसी पसमानदा को भेजिए, मैं मिठाई बांटूंगा। अभी आगे से छुट्टी लेके जाना है। ओके नहीं सर, कल एक काम कीजिए ना, छुट्टी लेके जाना है। कल भारत सरकार में 2 पसमानदा मंत्री बनवाइए और ओके। देखिए अगर मैंने अपनी जेब से मिठाई ना बांटी तो बताइए आप। ओके साहू जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, प्रोफेसर साहू बताएंगे। सर क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में जिस तरह का ओबीसी और शेड्यूल्ड कास्ट की पॉलिटिक्स हो रही है, मायावती की भूमिका को आप क्या पाते हैं? अकेले जाना चाहेंगी वो, या फिर वो किसी न एक किसी का दामन थामेंगी? अभी की सिचुएशंस में थोड़ा मतलब भविष्यवाणी करना मुश्किल है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं साथ में तो रहना पड़ेगा, नहीं तो उनकी जो वोट बैंक है वो धीरे धीरे उनके कंट्रोल में नहीं रहेगा। और जहाँ तक नए पीढ़ी की बात है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि धीरे धीरे परफॉर्मेंस और जो विकास की राजनीति है उसको आगे रख के कास्ट का कॉकटेल बना के ही चल रहे हैं सब लोग। मतलब विकास तो आगे है, लेकिन जाति के बिना चल नहीं सकता। आने वाला वक्त आपके हिसाब से मायावती के लिए टफ है या उत्तर प्रदेश में? आने वाले समय में मायावती जी के लिए बहुत आसान नहीं है और इनको तय करना पड़ेगा। आपने क्या ऑब्जर्वेशन है? करना पड़ेगा। मायावती के पास अब 30% से चलते हुए सिर्फ 12.5% वोट शेयर बचा है। अब इसके बाद क्या? सब लोग धन मानते हैं मुसलमानों को, ये गड़बड़ हो गया है, नंबर एक बात। और दूसरी बात ये है कि मायावती के यदि सीटें हैं तो मायावती समझौता हो जाएगा, आपको सीटें देनी पड़ेगी उनको। कितनी सर? ये गणित कैसे बैठेगा? अब 40 तो न मिल पाएगी सर, वो हो गया, वो तो पास्ट है सर। वो तो क्या प्रदेश जी 40 तो मिल नहीं पाएंगी पिछली बार की तरह, वो तो पास्ट है। अब तो कम पे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन काफी उनको देना पड़ेगा, उनको ये बात रहती है ना, सीटें काफी कई जगह वो तय कर रही होंगी इस समय। तो उनको यदि लेना है साथ में तो सीटें काफी महत्वपूर्ण, और जैसा वो चाहें उसी हिसाब से। आप मायावती के बारे में जानते हैं, मैं भी जानता हूँ,
तो बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी। ये समझौता धन्यवाद। सीधा सीट के नहीं आसिम संभव। मुखार मैं 10 सेकंड दे पाऊंगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बिल्कुल कहना चाहूंगा। हाँ आप कह सकते हैं, 10 सेकंड केवल। सर मायावती जी पे एक लाइन बोल दूं, आप सबसे पूछ रहे, मुझसे पूछ ही नहीं रहे। मायावती जी भारतीय जनता सर ये तो पार्टी, जबरन कह रहे हो मुझसे सवाल नहीं पूछो। भारतीय अच्छा, चलो बोल दो। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस में कभी नहीं जा सकती। तो क्या करेंगे वो? बीजेपी उनको सीटें ही नहीं देगी। दूसरी बात, अब मायावती इतना के क्यों सामने, आप लोगों में एक्साइटमेंट है मायावती को सर लेके? सर मायावती जी के सामने दो ऑप्शन है, सिर्फ दो ऑप्शन, या तो इंडिया और या फिर एमआईएम। अरे इसके अलावा तीसरा, सर जो बता रहा हूं आपसे, इसको रात में समझिए। नींद ठीक से नहीं आई मैं आपको? ब्रीफ कर दूंगा, आप रात proof में आप कर सो दूंगा नहीं पाए आपको। लग रहा ठीक से। या तो इंडिया के साथ जा सकती सर है या अच्छे से सोया करो सर। एमआईएम के साथ आ सकती है। थैंक यू, इसके बहुत बहुत अलावा शुक्रिया मायावती के सर। साथ- आराम से सोया करो सर, और आराम से सोया करो सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप सब ने इस दिलचस्प राजनीतिक बहस में हिस्सा लिया और अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। बहनों भाइयों, आपका भी धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।